हेलो एवरीवन। आज हमारे यूपीएसआई 2021 के पी बाई क्यू की हिंदी की 14वीं क्लास है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है। इसके ये कहने का मतलब है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है अग्नि। देखिए, बात लकड़ी की है तो अग्नि बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। आगे कह रहा है वन कास्ट, समिधा या फिर शुष्क कास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि समिधा। यानी हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम समिधा कहते हैं। फिर बात आती है कि वन कास्ट किसे कहते हैं, तो वन की लकड़ी को वन कास्ट कहते हैं। और शुष्क कास्ट, तो सूखी लकड़ी को हम शुष्क कास्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्या ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं, क्योंकि देखिए स्थानवाचक में तो स्थान का बोध होता है। आगे कह रहा परिमाणवाचक, कालवाचक या फिर रीतिवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्रिया विशेषण की, तो देखिए अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कालवाचक, एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। ऑप्शन में दिया है राजभाषा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, विधायी विभाग या फिर साहित्य अकादमी विभाग। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है ना, ये किस विभाग के तहत काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजभाषा विभाग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। थ, ये भी गलत है। ध, फ या अंगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, अंगा। अगर हम बात करें कंठ और अल्प प्राण व्यंजन की, तो जिसका उच्चारण कंठ से होता है और इसमें अल्प प्राण भी होना चाहिए, तो आपका जो अंगा है ना, ठीक है, ये आपका क्या है, कंठ भी है और अल्प प्राण व्यंजन भी है। चलिए वहीं अगर हम बात करें थ की, तो जो आपका थ है ना, ये दंत महाप्राण व्यंजन है। क्या है, दंत महाप्राण व्यंजन। आगे देखिए ऑप्शन बी में दिया है ध, तो जो ध है ना, ये भी आपका दंत महाप्राण व्यंजन है। आगे बात करते हैं, ऑप्शन सी में दिया है फ, तो जो फ है ना, वो आपका उष्ट महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है। क्या है, विस्मयवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में तो प्रश्न किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा संकेतवाचक वाक्य है या फिर विधानवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपका विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, बात करें अगर विस्मयवाचक वाक्य की, तो ऐसे वाक्य जिसमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, खुशी आदि भाव का बोध होता है ना, तो उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है। ठीक है, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है। ऑप्शन में दिया है बहुवचन, भारतीय साहित्य, गगनांचल या फिर वागर्थ। क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गगनांचल। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। क्या आगरा में है, नई दिल्ली में है, वर्धा में है या फिर वाराणसी में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आगरा। ठीक है, कहाँ पे है, आगरा में। यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आपका आगरा में है। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। आपसे पूछा है अंधकार का पर्यायवाची। ऑप्शन में दिया है धनंजय, कानन, अभ्र या फिर ध्वांत। तो किसका पूछा है, अंधकार का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ध्वांत होगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, देखिए अंधकार के और कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो देखिए एक तो ध्वांत होता ही है, एक होता है अंधेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तिमिर और तम। ये आपके अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। देखिए आगे दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में अब्र। तो अगर हम बात करें अब्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो देखिए अब्र को हम मेघ भी कहते हैं, इसी को बादल भी कहते हैं और इसी को हम अम्बुद भी कहते हैं। मतलब जो अब्र होता है ना, वो आपका बादल, मेघ और अम्बुद, इन सब का पर्यायवाची शब्द ये सब हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कह रहा है धनंजय, तो धनंजय का पर्यायवाची आपसे पूछे, तो देखिए एक अर्जुन होता है और एक पार्थ होता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए बी में दिया है कानन। तो कानन का पर्यायवाची होता है वन, अरण्य और जंगल। ये आपके कानन के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा करबला के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया है वेचन शर्मा उग्र, राही मासूम रजा, प्रेमचंद या प्रभा खेतान। ठीक है, तो करबला के रचनाकार कौन है, तो ये आपके प्रेमचंद्र जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी, देखिए बहुत ज़्यादा इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो करबला है ही, गबन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, ईदगाह, संग्राम तथा पूस की रात इत्यादि इनकी जो है प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है संसदीय राजभाषा समिति की जो है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर भारत के गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत के गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, तो संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन है ना, ये राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन वर्ष 1976 में किया गया था। राइट, अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए इसमें आपके 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो कितने सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि देश, वेश, क्लेश और भेष इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। आपसे पूछा है कि देश, वेश, क्लेश और भेष इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है कोई नहीं, मतलब 0, 2, 1 या 4, मतलब कितने हैं, क्या चारों हैं, 2 है, 1 है, या इसमें कोई नहीं है। इसमें होगा आपका कि देखिए जो देश है, तो देश तो हमारा पुल्लिंग होता है ना, और वेश ये भी पुल्लिंग होता है, क्लेश ये भी पुल्लिंग है, और भेष ये भी पुल्लिंग है। मतलब स्त्रीलिंग पूछा, स्त्रीलिंग कोई है ये नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपसे पूछा इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, विकास। अब विकास कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए ऐसे लिखा जाता है विकास, या फिर कैसे लिखा जाता है, तो विकास तो होता नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें विकास, तो विकास में इसमें छोटा सा होता है। विकास में यहाँ पे देखिए व पर बड़ी की मात्रा दिया है, तो व पर छोटी की मात्रा होती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही है, क्योंकि व पर छोटी की मात्रा होती है और छोटा सा भी इसमें होता है, यानी विकास ऐसे लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ, कफन कहानी के लेखक कौन है। क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, जैनेंद्र हैं, सुदर्शन हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूस की रात, एक है कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा इत्यादि जो है ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपसे प्रत्यय पूछा है कि नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन में दिया है सीला, इला, ला, या फिर नशा। आपसे क्या पूछा है कि नशीला। ठीक है, तो इसमें आपका इला प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इला प्रत्यय से और कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो देखिए एक होगा पथरीला, चमकीला, हठीला, जहरीला, शर्मिला, सुरीला, लचीला, ये सब आपके जो है ना इला प्रत्यय से बने शब्द हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा शांति का विलोम शब्द क्या है। आपसे पूछा है शांति का विलोम, क्या प्रशांति होता है, युद्ध होता है, भलाई होता है, या फिर अबोध होता है। तो शांति का विलोम आपका युद्ध होता है। क्या होता है, युद्ध। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत शब्द, मतलब उल्टा उसके। ठीक है, तो शांति और शांति का विलोम युद्ध हो जाता है। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है जैसे दिया है भलाई। ठीक है, भलाई, ऑप्शन सी में दिया है भलाई, तो भलाई का विलोम आपका बुराई हो जाता है। क्या होता है, बुराई। ऑप्शन डी में दिया है अबोध, तो अबोध का विलोम आपका बोध हो जाता है, यानी बोध का अबोध हो जाता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन में दिया है तीर्थ, आगे दिया है वीर, शरीर, या फिर प्रकृति, और आपसे पूछा है नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वीर। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें क्षेत्र की, तो देखिए तीर्थ भी होता है, शरीर भी होता है, और प्रकृति भी होता है, लेकिन वीर नहीं होता है, और आपसे वही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ना।
कह रहा पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, पर्वतराज हिमालय की बात कर रहा है कि जो पर्वतराज हिमालय है ना, ये कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में, कहाँ पे, उत्तर में, ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और पांच पांच पावन नदियों को अपनी गोद में लिए हुए मुस्कुराते हुए खड़ा है। अब कौन कौन सी नदियाँ ये बता रहा है, देखिए। कह रहा है यहाँ पे, हाँ, कह रहा है आपका सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000, ठीक है, मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील तक है। इसकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से 9992 फीट तक है। ठीक है, चलिए आते हैं सीधे अपने प्रश्न पे। कह रहा हिमालय से कितनी नदियाँ बहती हैं? कैसे, कितना बताया था आपको? क्या 3 बताया था, 4 या फिर 5 बताया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 5, क्योंकि अनुच्छेद में सीधे सीधे लिखा था ना कितनी नदियाँ बहती हैं, 5 नदियाँ बहती हैं हिमालय से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा गोदावरी, तो गोदावरी तो आपकी दक्षिण भारत की नदी है, ये तो गलत हो जाएगा। आगे कह रहा गंगा, सिंधु या फिर ब्रह्मपुत्र। और हमसे पूछा कि कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका यही गोदावरी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ब्रह्मपुत्र भी है, गंगा भी है और सिंधु भी है, और आपसे नहीं पूछा है तो गोदावरी, क्योंकि गोदावरी आपकी दक्षिण भारत की नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा है हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? ठीक है, कितना मील बताया? क्या 2000, 8200, 9992 या फिर 186? इसका विस्तार आपका 2000 मील है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए हमारी जो है ना ये अनुच्छेद वाले प्रश्न खत्म हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, व्याघ्र आपका एक तत्सम रूप है, मतलब तत्सम शब्द है। इसका आपसे तद्भव पूछा है, तो व्याघ्र का तद्भव क्या? बाट होता है, ना जीना, बिल्कुल गलत है। बुरा होता है, नहीं। बाघ होता है या फिर बाघ होता है? तो व्याघ्र का बाघ होता है। क्या होता है? बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है कि अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय शब्द क्या है? ठीक है, क्या विवादग्रस्त है, अति विकसित है, अल्प विकसित या पिछड़ापन? आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता है कि अंडर डेवलप्ड का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अल्प विकसित। क्या होता है? अल्प विकसित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया है अपेक्षा करना, क्रोधित होना, प्यार करना या होश में न होना। तो इसका होगा अपेक्षा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी आंखें फेरना मतलब अपेक्षा करना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कह रहा है जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जो पहला पद है ना ये आपका विशेषण होना चाहिए, और जो उत्तर पद है ये आपका विशेष्य होना चाहिए। तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? क्या वो द्विगु समास कहलाता है? बहुब्री, बहुब्री में तो कोई समास प्रदान नहीं, अरे कोई पद प्रदान नहीं होता, तो वैसे भी गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन कह रहा है जो पहला पद ये आपका विशेषण होना चाहिए, तो ये आपका कर्मधारय समास में होता है। किस में होता है? कर्मधारय समास में होता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि देखिए द्विगु में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पहला पद विशेषण, ठीक है, पहला पद विशेषण होना चाहिए, और जो दूसरा पद है ना ये विशेष्य होना चाहिए। और विशेषण और विशेष्य हमने कई बार बता चुका है आपको, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? क्या पोर्ट ऑफ स्पेन में, नई दिल्ली में, लंदन में या फिर पोर्ट लुई में? तो अगर हम बात करें चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो यह आपका जो है ना पोर्ट लुई में संपन्न हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, पोर्ट लुई यानी कि मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, यानी जो ममता कालिया हैं तो इनको दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा प्राप्त मिला था? क्या इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, व्यास सम्मान मिला था या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था? तो इनको जो है ना वो व्यास सम्मान मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपसे पूछा है जो रोहिणी है ना,
रोहिणी कैसे लिखा जाता है, इसके कहने का मतलब ये है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, जो रोहिणी है बिल्कुल सही लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि रोहिणी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे रोहिणी दिया है लेकिन हमारा रोहिणी होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। क्या यह, ठीक है, क्या यह गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो यह आपका एक सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अब बात करते हैं कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या, तो ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, यह एक सर्वनाम है। ठीक है, यह क्या है, सर्वनाम है। तो इसमें यह कहने का मतलब है कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले, अब किताब क्या एक संज्ञा, तो ध्यान दीजिएगा जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर एक विशेषण की तरह ही व्यवहार को प्रकट करता है तो वहाँ पे हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, तो ये हमारे सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा होती है। अगर हम बात करें इसकी किताबी परिभाषा की, देखिए ऐसे हो जाएगा कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं ना, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वही बात हमने बताया कि ऐसे शब्द, ठीक है, या ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले, ठीक है, प्रयोग होकर विशेषण की तरह ही व्यवहार को प्रकट करते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा उद्धव का लेन न माधव का देन, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ऑप्शन में दिया है किसी से कोई वास्ता न रखना, धोखा देना, अन्याय न करना या फिर दोहरा कटुत्व। इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आपसे पूछा है लोकोक्ति का अर्थ किसी से कोई वास्ता न रखना, मतलब उद्धव का लेन न माधव का देन, मतलब किसी से कोई वास्ता न रखना, ना मतलब सीधी सी बात है ना भाई, किसी से कुछ लेंगे ना किसी को कुछ देंगे, मतलब किसी से कोई वास्ता नहीं रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा संस्कृत किस परिवार की भाषा है। क्या आग्नेय परिवार की है, आर्य परिवार की है, सेमेटिक परिवार की है, फिर द्रविड़ परिवार की है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब। जो संस्कृत है आपकी ये आर्य परिवार की भाषा है। किस परिवार की है, आर्य परिवार की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा मगही जो है ना, मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। क्या बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या पंजाब में। जो पहला प्रैक्टिस सेट कराए थे तो बिल्कुल टिट्टो यही क्वेश्चन मतलब बताए थे। क्वेश्चन अलग था लेकिन इसके बारे में हमने बताया था। ठीक है, तो जो मगही है ना ये बिहार में चलती है, मतलब जो मगही भाषा है या जो मगही बोली है ना या फिर बिहार में बोली जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार, क्या श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, वृत्यानुप्रास होता है या फिर लाटानुप्रास अलंकार होता है या फिर वहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो वहाँ पे हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। मतलब ये कहने का है कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा करता है ना, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, क्या उसको लोहा कहते हैं। ठीक है, नहीं, ये पूछा है कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा, ये पूछा है। ठीक है, हाँ सही तो बात है, लोहक कहते हैं गुजारा या फिर लोहक या फिर लोहार कहते हैं, तो उसको हम लोहार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, तो सीधी सी बात है जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा करता है उसे हम लोहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो क्या सन्नद्ध ये भी होता है, तैयार भी होता है और कटिबद्ध भी होता है। ठीक है, लेकिन प्रबद्ध नहीं होता है, और आपसे वही पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, प्रबद्ध हो जाएगा। चलिए आगे कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब प्रबुद्ध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विलोम है। आपसे पूछा है उत्थान का विलोम, तो उत्थान का विलोम आपका पतन होता है। क्या होता है, पतन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें उदय की तो उदय का विलोम आपका अस्त होता है। ठीक है, उदय का अस्त होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए जैसे विकर्षण है तो ना, तो विकर्षण का विलोम आपका आकर्षण होता है, और मंद का विलोम तीव्र होता है, और निर्माण का विलोम
नाश होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हे भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। पूछा कि हे भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा, क्या संप्रदान कारक है, संबोधन कारक है, अधिकरण है या फिर अपदान है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें आपका संबोधन कारक है। कौन सा होगा, संबोधन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। करा उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्या कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, यानी मातृ प्लस आज्ञा होता है ना। देखिए इसमें दिया है मात्रा प्लस आज्ञा, तो मातृ होता है, मात्रा नहीं होता है। यहाँ पे मात्र दिया ये भी गलत है, मात्रा यहाँ भी गलत है, मतलब मातृ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन में दिया है शोक, भय, निर्वेद या फिर रति। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है, शोक। अगर वहीं हम बात करें भयानक रस की, तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है, भय। और शांति रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा आजीवन शब्द के लिए कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, सॉरी, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्या वन, आजी, आ या फिर जीवन। तो आपसे उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं, हमने कई बार बताया, जो कि शब्द के आगे जुड़ते हैं, है ना। तो क्या वन होगा, आजी, आप या जीवन होगा। तो इसमें आपका आ उपसर्ग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40 और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा मैं परीक्षा लिख चुका था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। क्या पूर्ण भूत का, सामान्य भूतकाल का, सामान्य वर्तमान का या फिर आसन्न भूतकाल का। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण भूतकाल का। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि मैं परीक्षा लिख चुका था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कराती है, मतलब इसमें कौन सा काल है। तो इसमें आपका पूर्ण भूतकाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा।